स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एबीसी हिंदी में। दोस्तों आइए आज की बात करते हैं तो यूपी लेखपाल की भर्ती में जो सिलेबस है ग्राम विकास और समाज तथा पंचायती राज, उससे ध्यान में रखकर प्रश्नों का संकलन दोस्तों आपके सामने रखा गया है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आइए सर्वप्रथम दोस्तों राजस्व परिषद की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और यह दो भागों में विभाजित होता है। उसमें पहले की बात करें तो दो प्रशासनिक सदस्य इसमें होते हैं और पहले का मुख्यालय आपका लखनऊ, वही दूसरे की बात करें तो दोस्तों इसमें 7 न्यायिक सदस्य होते हैं जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। और प्रशासनिक सदस्य की बात करें तो ये भी दो भागों में विभाजित होता है। पहला निदेशक भूमि अध्यापित और दूसरा है आयुक्त एवं सचिव। पहले की बात करें तो इसमें इसके अंतर्गत संयुक्त निदेशक आते हैं। संयुक्त निदेशक के अंतर्गत इसके अंदर विशेष कार्यकारी अधिकारी होता है और इनके अंडर लेखा अनुभाग तथा लेखा अनुभाग के अंडर लेखा आयुक्त वित्त होता है। वहीं दूसरा आयुक्त सचिव की बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें निदेशक, प्रशासनिक और लेखा। निदेशक की बात करें तो राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई। इसमें एक उप निदेशक और तथा सहायक निदेशक और कार्यालय होते हैं। वही प्रशासनिक की बात करें तो दोस्तों इसमें अपर या उप भू व्यय आयुक्त और इसके अंतर्गत सहायक भू व्यय आयुक्त, उप निदेशक कृषि और डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर विशेष कार्यकारी और आयुक्त लेखा तथा अनुभाग आते हैं। वहीं लेखा की बात करें तो दोस्तों अपर आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक मंडली अपर तथा अनुभाग। वहीं दूसरे भाग जिसमें 7 न्यायिक सदस्य होते हैं जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, उसकी बात करें तो इसमें मंडलायुक्त, अपर मंडलायुक्त, जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक और अंत में लेखपाल का होता है। वहीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों आपको बता दें तो खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? तो दोस्तों ये कानूनगो जिसे राजस्व निरीक्षक कहते हैं। वहीं तहसीलदार स्तर पर भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों यह तहसीलदार के द्वारा लिया जाता है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय की संख्या 2333 है। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सर्वोच्च स्थान पर है? राजस्व परिषद का न्यायालय। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय सबसे निचले स्तर पर होता है? नायब तहसीलदार का न्यायालय। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लेखपाल परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। भू राजस्व की वसूली करने वाला होता है तो दोस्तों अमीन के द्वारा भू राजस्व की वसूली होती है। वहीं गांव के नक्शे और प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है। इस क्रमांक को किस नाम से जाना जाता है? उसे दोस्तों खसरे के नाम से जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो पटवारी शब्द का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों शेरशाह सूर्य ने सर्वप्रथम पटवारी शब्द का प्रयोग किया था। किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया? तो दोस्तों यह चौधरी चरण सिंह के समय में। चकबंदी विभाग किसके अधीन एक विभाग है? तो दोस्तों यह राजस्व विभाग के अधीन है। खातेदारों की बिक्री जोतों को एकत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? यह चकबंदी विभाग के द्वारा किया जाता है। चेकों के लिए मार्ग और नाली की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? चकबंदी विभाग के द्वारा। चकबंदी आयुक्त प्रधान अधिकारी कौन होता है? चकबंदी विभाग का। चकबंदी योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1954 में हुआ था। चकबंदी योजना शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कैराना तहसील तथा मुसाफिर खाना तहसील में सबसे पहले हुई थी। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों यह 1958 में लागू हुई। जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वेक्षण
सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला उप संचालक। वहीं चकबंदी प्रक्रिया किससे जुड़ी होती है? राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से। मालगुजारी क्या होता है? दोस्तों, यह एक टैक्स है जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है। भू राजस्व क्या है? भू राजस्व की बात करें तो सरकार द्वारा लगाया गया कर। लगान क्या है? तो संविदा की वस्तु जिसे पक्षकारों के करार में परिवर्तित किया जा सकता है। पंचायती समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन कौन करता है? तो खंड विकास अधिकारी करता है। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? तो इसे लगान कहते हैं। तहसीलदार की बात करें तो दोस्तों, यह राजस्व निरीक्षक के साथ एक कर अधिकारी होता है। यह तहसील का कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है। यह जिला राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट करता है। तहसीलदार के तत्काल अधीनस्थ को नायक तहसीलदार के रूप में जाना जाता है। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करता है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के लिए आय, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि जारी किया जाता है। भूमि के धरातल पर अवस्थित बिंदुओं की माप तौल करना क्या कहलाता है? उसे भू सर्वेक्षण कहते हैं। भू सर्वेक्षण हेतु किन यंत्रों की सहायता ली जाती है? चैन, जिसे जरीब, कंपास, प्लेन टेबल या थियोडोलाइट कहते हैं। जैन जरीब में कितने कड़ी के टुकड़े होते हैं? तो दोस्तों, इसमें 100 टुकड़े होते हैं। जरीब कितने प्रकार की होती है? गंटर, रेवेन्यू, इंजीनियर और मीटर। रेवेन्यू जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं। रेवेन्यू जरीब की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट होती है। मीटर जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो 100 कड़ियाँ इसमें दोस्तों होती हैं। वहीं इंजीनियर जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 100 फीट होती है। इंजीनियर जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100। गुनिया का प्रयोग लंबे ढालने के लिए किया जाता है। शाहुल का प्रयोग ढालू भूमियों को मापने के लिए किया जाता है। गट्ठा बना होता है बांस का। गट्ठे का प्रयोग किया जाता है छोटी लंबाई को मापने के लिए। चकबंदी आयुक्त होता है चकबंदी विभाग का प्रमुख। चकबंदी की प्रक्रिया एक कल्याणकारी योजना है। किसकी? दोस्तों, ये राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना होती है। मीट्रिक टन जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 20 मीटर होती है। भारत के मानचित्र की पहली बार प्रकाशन कब किया गया? तो दोस्तों, 1772 ईस्वी में पहली बार मानचित्र का प्रकाशन किया गया। देश का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया? तो जनरल रेनले के द्वारा तैयार किया गया। वर्तमान में उपलब्ध मानचित्र का मुद्रण और सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त को उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू किया गया था 1795 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दाखिल खारिज की जाती है जब भूमि के कब्जे या स्वामित्व में परिवर्तन होती है। भारत में कृषि वर्ष होता है दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून तक भारत में कृषि वर्ष होता है। अधिकार अभिलेख में शामिल होते हैं खसरा और खतौनी। अमीन का मुख्य कार्य होता है भू राजस्व की वसूली करना। फसली वर्ष कहा जाता है कृषि वर्ष को। विवादों को पंच निर्णय के निर्देश करने का अधिकार किसको है? प्रत्येक राजस्व न्यायालय को। विवादों को पंच निर्णय को निर्देशित करने का अधिकार किसे नहीं है? तहसीलदार को यह नहीं होता है। मालगुजारी क्या है? दोस्तों, यह एक प्रकार का टैक्स है जो भूमि पर लगाया जाता है। वहीं भूमि की माप पद्धति की बात करें तो दोस्तों, एक एयर में, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो दोस्तों 100 वर्ग मीटर होते हैं। एक डेका एयर में 10 एयर होता है। एक हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। एक डेसी एयर में 1/10 एयर होते हैं। वहीं एक सेंटी एयर की बात करें तो यह 1/100 एयर या 1 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर या 119.6033 गज किसके बराबर होता है? 1 एकड़ के बराबर होता है। वहीं 1 सेंटी एयर की बात करें तो दोस्तों 1.196033 वर्ग गज के बराबर होता है। लंबाई मापने की आधुनिक परंपरा और इकाइयों की बात करें तो दोस्तों 1 फुट में 12 इंच होता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय में 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज की बात करें तो 3 फुट होते हैं या 36 इंच होते हैं।
एक हाथ की बात करें तो 0.5 गज या 18 इंच या 1.5 फुट होते हैं। एक गट्ठा की बात करें तो दोस्तों 5.5 हाथ। एक जरीब जो शाहजहानी, तो उसमें 165 फुट होते हैं या 20 गट्ठा के बराबर होता है। एक जरीब गंतरी जिसमें 132 फुट या 16 गट्ठा के बराबर होता है। एक करम 66 इंच या 5.5 इंच के बराबर होता है। एक चेन 66 फुट या 22 गज के बराबर होता है। इसमें 100 कड़ियाँ या चार रॉड होते हैं। एक फरलांग की बात करें तो दोस्तों 660 फुट या 220 गज या 40 रॉड या 4 चेन के बराबर होता है। वहीं एक मील की बात करें तो दोस्तों 8 फरलांग, जिसमें लगभग 7.9696 या 5280 फुट के बराबर होता है। एक बिस्वा जो 48.4 वर्ग गज के बराबर होता है। वहीं एक बिस्वा अन्य की बात करें तो 96.8 वर्ग फुट के भी बराबर होता है। एक बिस्वा जो 45 वर्ग गज के भी बराबर होता है। एक बिस्वा 50.417 वर्ग गज के बराबर होता है। एक बिस्वा पक्का तो दोस्तों 151.25 वर्ग गज के बराबर होता है। वहीं एक बिस्वानी की बात करें, एक बिस्वांसी की बात करें तो आधा बीघा के बराबर होता है। वहीं ग्रामीण समाज और विकास में तो समाज होता है या व्यक्तियों का संगठन होता है। सामाजिक अंतःक्रिया ही आधार होती है किसकी? सामाजिक संबंधों की का। सामाजिक अंतःक्रिया किस स्तर पर होती है? यह व्यक्ति व्यक्ति के मध्य, समूह समूह के मध्य, व्यक्ति समूह के मध्य होती है। ग्रामीण भारतीय ग्रामीण समुदाय के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? तो प्राथमिक और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। भारतीय समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो ग्रामीण समुदाय। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों विविधता में एकता, वर्ण एवं जाति व्यवस्था, प्राचीनता आदि है। वहीं भारतीय समाज का श्रम आधारित विभाजन था, क्या था? दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। भारत में जातियां होती हैं जन्म दर पर आधारित और अंतर्विवाह समूह। आश्रम व्यवस्था के अनुसार भारतीय समाज में मानव जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। मानव जीवन को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत बांटा गया है तो कौन कौन से हैं दोस्तों? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास आश्रम है। कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है? कृषि और पशुपालन। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तू का है। किसने समाज की तुलना एक बृहद मनुष्य से की? प्लेटो ने। प्लेटो ने समाज को किस वर्गों में बांटा? तो प्लेटो ने समाज को शासक, योद्धा और कारीगर वर्गों में बांटा। किसने मनुष्य को समाज का अभिन्न अंग माना? अरस्तू ने। द ग्रुप माइंड पुस्तक किसने लिखी? मैकडूगल ने। समाज व्यक्तियों का योग है, इसका पृथक व्यक्तित्व है और एक सच्ची इकाई है जो अपने अंगों की गतिविधियों को ढंग तथा उसका स्वरूप निर्धारित करता है। यह कथन किस? मैकडूगल का। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है भाषा। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध किसके साथ होता है? कृषि अर्थव्यवस्था के साथ। भारतीय ग्रामीण समाज में धर्म संबंधी कार्यों का संचालन किया जाता है पुरोहितों के द्वारा। भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि कार्य के लिए किसानों की ऊंची ब्याज दरों के ऋणों को ग्राम महाजन देता है। अस्थायी कृषि विकास से क्या तात्पर्य है? कृषि में रासायनिक उर्वरक का न्यूनतम प्रयोग, जैव उर्वरक, सस्य चक्र, जैविक पौधा संरक्षण में विधियों का उपयोग करना ही अस्थायी कृषि विकास कहलाता है। वहीं अस्थायी कृषि विकास को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक कृषि, पारिस्थितिकी कृषि, रक्षणीय कृषि और जीवांश कृषि आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। कृषि निर्यात क्षेत्र एग्रो जोन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना। बासमती चावल के निर्यात के लिए देश में पहला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया पंजाब में। बासमती चावल के निर्यात के लिए अपनी तरह का दूसरा निर्यात की बात करें तो उत्तराखंड में किया गया।
अपनी तरह का पहला बीज मसाला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में। भारत में कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण के प्रकार हैं अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। 3 प्रकार होते हैं। अल्पकालिक ऋण कितने समय के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो यह 15 महीने से कम समय के लिए प्रदान किए जाते हैं। बात करें मध्यकालीन ऋण कितने समय के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो यह 15 माह से 5 वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं। वहीं दीर्घकालिक ऋण की बात करें तो कितने समय के लिए प्रदान किए जाते हैं? यह 5 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारत में गैर संस्थागत ऋणों के स्रोत हैं साहूकार, व्यापारी और भूस्वामी। भारत में ऋण के संस्थागत स्रोतों में आते हैं वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समितियां। भारत में मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 2003 को। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का उद्देश्य है कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू, चाय के मूल्य में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। उत्तर प्रदेश का विंध्याचल मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार की स्थापना कब हुई? 1971 में इसकी स्थापना हुई। असम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जोरहाट कब हुई? 1969 में हुई। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु की स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रामपुर कब स्थापित हुआ? 1987 में। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, राजस्थान। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर में। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई। यह पंतनगर, उत्तराखंड में। वहीं नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद, कुमारगंज, उत्तर प्रदेश में। संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए? 29 विषय शामिल हैं। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1998 में की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश के पश्चात प्रारंभ की गई? RB गुप्ता समिति के। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मॉडल नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था टर्म लोन तथा कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है सभी वाणिज्यिक बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु तथा अस्थायी विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर दिया जाता है। तो यह 50,000 और 25,000। किसानों को कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा। सीमांत किसान के अंतर्गत परिचालित क्षेत्रफल कितना है? 1 हेक्टेयर। लघु जोत के अंतर्गत परिचालित क्षेत्रफल है 1 से 2 हेक्टेयर। वहीं बात करें तो मध्यम जोत के अंतर्गत परिचालित क्षेत्रफल है 1 से 10 हेक्टेयर। वहीं बृहद जोत के अंतर्गत परिचालित क्षेत्रफल की बात करें तो यह 10 हेक्टेयर से अधिक या ऊपर वाले को बृहद जोत कहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कृषि एवं जलवायु क्षेत्र, तो दोस्तों 9 कृषि एवं जलवायु क्षेत्र हैं। पहला है तराई, जो हिमालय की तलहटी रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर जिलों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पश्चिमी मैदान, जो मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, मुरादाबाद एवं बरेली के अंतर्गत आता है। चौथा है दक्षिण पश्चिम मैदान,
आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। पाँचवा आपकी बात करें तो मध्य मैदान कानपुर लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। छठे की बात करें तो बुंदेलखंड जो झांसी चित्रकूट धाम आदि मंडलों के अंतर्गत आता है। वहीं उत्तर पूर्वी मैदान जो सातवां है गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी मैदान की बात करें तो फैजाबाद आजमगढ़ वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। नौवां आपकी बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बागवानी फसल की बात करें तो आम लखनऊ बनारस बागपत मेरठ आदि में पाया जाता है। और इसकी प्रजातियों की बात करें तो दशहरी लंगड़ा स्टॉल सफ़ेदा चौसा गुलाब खास आदि है। अमरूद की बात करें तो इलाहाबाद कौशाम्बी बदायूं कानपुर में। और इसकी प्रमुख प्रजाति है सफ़ेदा हाफजी लखनऊ करेला इलाहाबादी लखनऊ 49 और ललित सुरखा। आंवला की बात करें तो प्रतापगढ़ है कंचन बनारसी और कृष्ण है। केला की बात करें तो यह बनारस कौशाम्बी इलाहाबाद गोरखपुर में। और इसकी प्रजातियां हैं आपकी मालभोग अल्फॉन अधेश्वर चीनी चंपा और दूधसागर। संतरा की बात करें तो सहारनपुर बुंदेलखंड के कुछ जनपद में पाया जाता है। और नागपुरी किन्नी आदि। माल्टा की बात करें तो मेरठ बनारस और सहारनपुर मौसमी ब्लड रेडर। लीची तो सहारनपुर और मेरठ में अलिंग बेदना और स्वर्ण रूप। पपीता तो सहारनपुर लखनऊ फैजाबाद में। नींबू तो बुंदेलखंड क्षेत्र में नींबू की प्रजाति है कागजी नींबू कोंकण कागजी और बारहमासी। नींबू को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि इस बार नींबू बहुत महंगा हुआ है तो हो सकता है कुछ पूछ ले। वहीं आलू की बात करें तो कन्नौज फर्रुखाबाद हाथरस मेरठ आदि में। वहीं कुफरी और चिपसोला। हल्दी की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सुगंधम और आलपी। अदरक की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में नादिया सुप्रभा और सुरुचि। वहीं कृषि और उससे संबंधित क्रांतियों की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन से है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस और टमाटर के उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति की बात करें तो दोस्तों बागवानी शहद और फल तीनों के उत्पादन से है। धूसर क्रांति की बात करें तो रासायनिक उर्वरक और उत्पादन। गुलाबी क्रांति की वहीं बात करें तो झींगा उत्पादन औषधि मूल्य और फार्मास्यूटिकल। और भूरी क्रांति की बात करें तो चमड़ा उत्पादन और कोको के उत्पादन से है। वहीं रजत क्रांति की बात करें तो दोस्तों अंडा उत्पादन से है। वहीं पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन के उत्पादन से है। गोल क्रांति की बात करें तो दोस्तों आलू के उत्पादन से है। और रजत रेशा क्रांति कपास से है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पटसन उद्योग से है। वहीं सदाबहार क्रांति की बात करें तो जैविक खेतों को प्रोत्साहन और किसानों के फसल के उचित मूल्य के लिए। वहीं सेफ्रॉन क्रांति की बात करें तो केसर उत्पादन से है। वहीं हरित सोना क्रांति की बात करें तो बांस से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना है। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से है। बादामी क्रांति मसाला से है। और इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए है। दोस्तों ये क्रांतियाँ 1 या 2 नंबर में परीक्षा में हर परीक्षा में लगभग पूछी जाती हैं, इसलिए एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। वहीं कृषि पद्धति संबंधित क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन को कहते हैं। ओलरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन को कहते हैं। पोमीकल्चर फलों के उत्पादन को कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। बर्मीकल्चर केंचुओं के पालन को कहते हैं। पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम के कीट को पालन को कहते हैं। मोरीकल्चर रेशम के कीट व शहतूत को उगाना। वहीं हाइड्रोपोनिक्स जल में उगने वाले पौधे और एरोपोनिक्स के तो पौधों को हवा में उगाना तथा एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। वहीं कुछ महत्वपूर्ण कवक के कारण लगने वाले रोग की बात करें तो दोस्तों एग्जाम में ये भी आता है। तो दमा की बात करें तो दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स
एथलीट फूट की बात करें तो टीनिया पेडिस के कारण होता है। खाज की बात करें तो एकेरस स्केवीज। गंजापन की बात करें तो टीनिया कैपिटिस। दाद की बात करें तो ट्राइकोफाइटन लेस्को। सरसों सरसों सफ़ेद रस्ट वाइट रस्ट जिसे कहते हैं। गेहूं की बात करें तो लूज स्मट या रस्ट किट्टू रोग। वहीं आलू की बात करें तो पछेला अंगमारी लेड ब्लाइट व मस्सा वर्ड डिजीज। गन्ना की बात करें तो रेड रॉट। मूंगफली की बात करें तो टिक्का डिजीज। धान की बात करें तो ब्राउन लीफ स्नोट भूरा अर्जिचीन। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगली वीडियो दूसरे स्लाइड में आपको दी जाएगी और तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।